हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। अगर अब तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हो, कुछ भी बेसिक्स छूट गया है, पूरा एब्सेंट हो गया है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको सब कुछ 100% आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर किन के लिए है? जो भी आप 11th वाले बच्चे हो, जिनको सिर्फ बोर्ड्स देना है, जिनको नीट देना है, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हो। सब कुछ आपका एक एक क्वेश्चंस कवर होगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिक्टेट नहीं, डिकोड कर रहे होंगे। आपका जो एनसीईआरटी का जो सेल यूनिट जो पहले स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो आपका साइंटिस्ट का जो दिया हुआ है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जीएन रामाचंद्रन के बारे में दिया हुआ है, हर चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नोट्स अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी मेरा ये आपका मतलब एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है कम से कम 3 कलर का पेन और एक कॉपी, जो कि अगर वाइट हो विदाउट रूलिंग वाला तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो कोई भी चलेगा। आप बढ़िया से सुंदर से आप नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का आज गोल क्या है? तो भाई हम लोगों का गोल है कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक्स को, है ना, बेसिक्स। और उसके बाद हम लोग आज कवर करने वाले हैं, हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वाले सेल को हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। और हाँ, अगर आप अभी तक पढ़ चुके हो स्कूल में कहीं पर, तो आप चाहो तो इस लेक्चर को आप 1.5x 2x करके आप देख सकते हो, और नहीं तो आराम आराम से देखते जाइए, समझते जाइए। वैसे भी आपको बहुत सारा कुछ नया चीज़, कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी डिक्टेट कर दी और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, ठीक। चलिए आइए। तो सेल के बारे में जो हम लोग देखते हैं, तो सेल का मीनिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। सेल का मीनिंग है कि भाई मान लो कि ये जो है ना, कोई मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऐसा हो सकता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटा जो यूनिट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे छोटा जो यूनिट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है? वो सेल का बना हुआ है। अब सेल का जब आप पढ़ोगे ना डेफिनेशन, कि भाई डेफिनेशन क्या होता है सेल का, तो सेल का डेफिनेशन होता है कि ये जो है ना, एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है फंडामेंटल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह लो, या फिर कह लो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग ध्यान से एकदम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है एक जो कि फंडामेंटल मतलब जो नींव, जो फंडामेंटल बनाएगा, मतलब या तो लाइफ है या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो फंडामेंटल्स है, वो नींव है, उसी चीज़ से बनता है सब कुछ। और ये जो छोटा छोटा जो सेल है, वो एक सेल 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 मिल करके पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और यही सेल आगे जाके फंक्शन भी करेगा, तो ये एक फंक्शनल यूनिट भी है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन फंक्शन कैसे करता होगा? उसके सेल्स के थ्रू करता होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सेल जो है ना, वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, फंक्शन भी करता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जब आप समझोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 तरह का है। एक ऑर्गेनिज्म वैसा है जो कि सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिसेल्यूलर। और एक जो कि है क्या है? मल्टी सेल्यूलर, ठीक। हम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड है, मोस्ट इवॉल्व है। हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर एक अमीबा को अगर आप देखोगे, अमीबा जो कि आप पढ़े हो, अमीबा कैसा होता है? ऐसा होता है अमीबा। ये क्या है? ये है यूनिसेलुलर, मतलब ये पूरा जो अमीबा का जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। एक जो बैक्टीरिया वो एक ही सेल का बना हुआ है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स, पूरा पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है कि सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ हो, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ हो। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल के जैसा हो, सिर्फ सेल का बना हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो
किसका बना हो, टिश्यू का बना हुआ हो, है ना, या हो सकता है कि वो ऑर्गन्स का बना हुआ हो, या हो सकता है कि वो ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ हो। एकदम ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। मतलब जो एनिमल किंगडम जो आप चैप्टर पढ़ते थे वहाँ पे आप ये बात पढ़ते हो कि, या फिर आप नहीं भी पढ़ो तो आप समझो इस बात को कि हो सकता है कि सेल, है ना, सिर्फ सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म सेल मिल करके टिश्यू बना दिया, मतलब उसमें टिश्यू पाया जाएगा, या फिर टिश्यूज आगे जाकर के ऑर्गन बना दिया, या फिर ऑर्गन आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बना दिया। जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए वैसे वैसे वो आगे बढ़ते गए। मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, गरीब आदमी, मतलब क्या, बैक्टीरिया बहुत है गरीब है, उसके पास क्या पाया जाएगा, सिर्फ सेल पाया जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना एक बात पे, ठीक है, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना एक बात को, ठीक है। टिश्यू का जब आप डेफिनेशन आप कहते हो तो आप टिश्यू का डेफिनेशन क्या कहते हो, बताओ बताओ, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ सर, क्लास 7 में तो पढ़े थे हम, क्लास टिश्यू का डेफिनेशन ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो ध्यान दीजिए, और ये डेफिनेशन ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। और ये जो बात है आपका कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, ये बात आपका गलत है, ठीक है। ये डेफिनेशन सही नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। इसको एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। समझाते हैं आपको, एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको, ठीक। हो सकता है कि शायद आप एक चैप्टर पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। एक चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब हुआ कि, इसको ऐसे समझो ना, आप ये बात पढ़े होगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि बायोलॉजी को क्लासिफाई करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, एक एक करके पढ़ पाना सबको पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.H. विटेकर, और उन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भाग में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत ज़्यादा था, सबको एक करके पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए उसको कैटेगराइज करना पड़ा। कौन आया कैटेगराइज करने के लिए, कौन आया क्लासिफिकेशन करने के लिए? R.H. विटेकर, जिन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अभी जो एनिमेलिया है उसका मतलब क्या हुआ, एनिमल हो गया, मतलब वो कौन सा किंगडम है, एनिमल किंगडम हो गया। अब ये एनिमल किंगडम का क्या पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, चैप्टर 4 क्लास 11 है ना, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो कि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी अलग अलग पार्ट में हम लोग को कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो एनिमल किंगडम का जो पहला वाला जो कैटेगरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम क्या है, पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, उस कैटेगरी का नाम है फाइलम, ठीक है। फाइलम क्या, पहला वाला फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऐसे हम लोग बांटते हैं। तो ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन, ठीक है, आओ देखो। पॉरीफेरा एग्जिबिट्स, पॉरीफेरा में क्या होता है ना, पॉरीफेरा एग्जिबिट्स व्हाट। तो पॉरीफेरा में एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू लेवल, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए एक कॉन्सेप्ट। आप इस बात को समझो कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जैसे अमीबा वो सिंगल सेल का है, बैक्टीरिया सिंगल सेल का है, तो ठीक वैसे ही अमीबा या फिर बैक्टीरिया सिंगल सेल का है, ये एनिमल्स में नहीं आता है। समझे बात को? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात बताया कि वो क्या है, मोनेरा, मतलब क्या, यूनिसेलुलर, समझे बात को, और प्रोकैरियोट्स मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, समझे बात को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जो मोनेरा है वो सबसे गरीब, मतलब क्या, प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर, फिर है क्या, यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। फिर जाके आगे जाके मल्टीसेलुलर आएगा, तो हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर, एनिमल किंगडम में। और मल्टीसेलुलर में मतलब जो एनिमल्स है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। और इस क्वेश्चन का जवाब दो कि पॉरीफेरा जो कि क्या है, आपका एनिमल किंगडम का पहला वाला फाइलम है, उसमें कौन सा लेवल पाया जाएगा, क्या उसमें सेलुलर लेवल पाया जाएगा, फिर उसमें टिश्यू लेवल पाया जाएगा। इसको ध्यान से सुनिए, जवाब दीजिए। तो अगर आप ये बात रटोगे ना कि भाई टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई एनिमल में तो मल्टी सेलुलर होता है और ये एनिमल किंगडम का ही है। अच्छा, स्पेलिंग यहाँ पर पॉरीफेरा, FERA होता है, ठीक है, पॉरीफेरा। अब ध्यान दो,
एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एनिमल किंगडम क्योंकि मल्टी सेलर है, तो ये भी एक से ज़्यादा सेल है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, टिश्यू होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो आपका पोरीफेरा है ये भी कैसा है, ये सेल्यूलर लेवल का होता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये सेलुलर लेवल का है, क्यों? क्योंकि क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन होता है, टिश्यू का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा और सब कोई साथ में मिल के कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू। इसको ऐसे समझो आप कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है ना, बैक्टीरिया का झुंड अगर है, भीड़ अगर बैक्टीरिया का है, तो क्या आप उसको टिश्यू कह दोगे? नहीं कहोगे, है ना। तो वो एक टिश्यू नहीं है। और ये जो पोरीफेरा है, इसमें आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब इसमें जो है ना, सेल्स जो है तो बहुत सारा, लेकिन वो लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स में, मतलब सेल्स बस गुच्छा के फॉर्म में जमा हुआ है, बस वो है ना, लूज एग्रीगेशन है। वो कलेक्टिवली वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहा है, वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल बन के कोई पर्टिकुलर फंक्शन अगर करता तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल। लेकिन वहाँ पर एक से ज़्यादा सेल है, लेकिन वो लूज एग्रीगेशन के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा को क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आया बात समझ में? चलो ओके, वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, यही है ना। चलिए, ये डेफिनेशन आपका किसका है, ये डेफिनेशन आपका किसका है, ये डेफिनेशन है आपका टिश्यू का, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। और ये एक ऐसे ही आपको हमने फैक्ट्स बताया, ठीक है, कि एनिमल्स कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, है ना। डेफिनेशन को आप ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए आइए मूव करते हैं आगे हम लोग। इंट्रोडक्शन या फिर ओल्ड फैक्ट्स, एकदम ध्यान से सुनना है। आपके सिलेबस में, आपके बुक में जो दिया हुआ है कि लिविंग सेल को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसका स्पेलिंग भी जब आप रियल में आप चेक करोगे तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक होता है। लेकिन एनसीईआरटी सुपीरियर, एनसीईआरटी ने जो कह दिया सो कह दिया। अगर एनसीईआरटी अगर आके अभी कह देगा कि अभी रात है ना, अभी जो है वो गर्मी चल रहा है, बरसात चल रही है, जो भी एनसीईआरटी कह देगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका एनटीए का जो है ना, जो आपका नीट का जो आंसर किया आता है वो एनटीए डिसाइड करता है कैसे, एनसीईआरटी से, ठीक है। एकदम ध्यान से आपको समझते जाना है। चलो आओ। तो ओल्ड फैक्ट में जो है आपको बताया जाएगा कि भाई जो लिविंग सेल है वो पहली बार डिस्क्राइब किया गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। लेकिन आप क्लास 9th में बात आप पढ़ते हो कि पहला जो सेल, जो कि डेड सेल को डिस्कवर किया गया था कॉर्क सेल में, या फिर बहुत लोग लिखते हैं बार्क सेल में, ठीक है। तो कॉर्क सेल का मतलब होता है प्लांट में जो है ना, एक टाइम पे क्या होगा, डेड सेल जैसा, पेड़ का छाल के जैसा ही डेवलप होता है वो, जो कि एक तरह का डेड सेल का लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब का मतलब क्या हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, ठीक है। और ये क्या था, ये था डेड सेल्स, और इसी को बोला क्या, तो रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब्ड फर्स्ट सेल दैट इज डेड सेल इन द कॉर्क सेल। आया बात समझ में? चलिए ओके। और ये 1665 में हुआ था भाई। चलो आओ ध्यान दो, एकदम एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ROBERT, रॉबर्ट हुक, ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक के बाद कौन आए, रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं हमारे, रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब उसके बाद कौन आते हैं, एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। और अगर आपको याद हो तो बताना कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से समझते जाइए डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। चलिए तो इसमें आप समझो, इसमें आप समझो कि ये जो आपके रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट हुक क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डेड सेल, ठीक है। कब डिस्क्राइब करते हैं, 1665 में, ठीक है। किस में, तो कॉर्क सेल में, ठीक है, इन कॉर्क सेल ऑफ प्लांट। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक। जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, ये डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल। कहाँ डिस्क्राइब करते हैं, तो ये डिस्क्राइब करते हैं किस में, इसको ध्यान से समझो कि लाइफ जब अराइज हुआ होगा प्लैनेट में, तो कहाँ अराइज हुआ है,
लाइफ अराइज हुआ है वाटर में, वाटर ही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम फेवरेबल एक अच्छा कंडीशन था जिसमें कि लाइफ या फिर जीवन शुरुआत हो सकता था, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। तो एंटोन वन लीवेनॉक फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्क्राइब करते हैं किसमें, पॉन्ड वाटर में। और जो आपके रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे, ये रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब डिस्कवर करते हैं किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़े, अब अच्छे से साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ रहा होगा शायद, है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी जो है आपका, जब आपका सेल यूनिट जब आपका स्टार्ट होगा ना, तो लेफ्ट साइड में जो है साइंटिस्ट के नाम से पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सेल यूनिट के बारे में, कि भाई ये सेल यूनिट क्या होता है ना। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देखते हो, है ना, डाइवर्सिटी में। और ये बात आप सिंपल सिंपल चीज़ ही है, आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। देखो इसमें बोला गया कि हम लोग जो है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, फिजिको केमिकल अप्रोच जो है, मतलब फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब हो गया फिजिकल चीज़ों को, केमिकल चीज़ों को, या फिर जो केमिकल्स हैं सेल के अंदर उसको फिजिकल इन्वायरमेंट से जोड़ करके, या फिर वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं उससे, या फिर फिजिकल और केमिकल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो पढ़ते हैं, है ना। मतलब जो फिजिको केमिकल अप्रोच होगा पढ़ने का, किसको पढ़ने का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का, उसी चीज़ को बोला जाता है क्या, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एकदम ध्यान समझना बात को, ठीक है। इंट्रोडक्शन को आपको अपने से भी पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। और ये बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम लोग स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसको, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस को। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होने वाली चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अंदर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना उसको बोलते हैं एनाटॉमी, लेकिन अंदर के मैकेनिज्म को, प्रोसेस को समझना उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है। सब थोड़ा सा अपने से भी आप पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। और देखो यहाँ से थोड़ा सा मेन आपको समझना है, ठीक है। इसमें जो पूछ सकता है वो आपको ध्यान रखना है कि एक जीएन रामाचंद्रन साइंटिस्ट थे, बहुत बहुत बढ़िया ही साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है जाए यहाँ से आपका, हो सकता है कि आए कि इन्होंने जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है ना, क्या किए हैं, इसको एकदम ध्यान रखना कि ये जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को पब्लिश किए थे, ठीक है। कहाँ पर, नेचर में। अब इसको ध्यान देना कि जो नेचर है ना, मतलब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर, या जब है ना, जब एमएससी जब पीएचडी जब ये सब कर रहा होता है ना, तो नेचर जो है एक बहुत बढ़िया सा ये है जिसमें आर्टिकल्स पब्लिश होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। तो नेचर में जो है ना पब्लिश होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एक टीचर का या फिर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि नेचर में उसका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो, ठीक है। तो नेचर में इनका जो है 1954 में ये जो है ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाजन प्रोटीन पब्लिश हुआ था। तो इसको ध्यान रखना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए ओके, और इसमें कुछ और वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ते ही हो कि अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा शीट होता है, स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। चलिए यहाँ से वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एकदम ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। आपको जब सेल जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ पर एक इंट्रोडक्शन में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है सबसे ऊपर में, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है, ध्यान सुनिएगा। वहाँ पर बोलेगा कि भाई आप अपने आसपास में जब आप देखोगे तो आपको दो तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग। तो जैसे मान लो मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, ये पेन पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। और जो चीज़ क्या है, हो सकता है लिविंग हो, जैसे मैं हूँ, कोई बैठा है ना, तो वो जो है क्या है, वो लिविंग है। तो हर वो चीज़ जो कि सेल का बना हुआ है वही क्या है, लिविंग है। जो भी चीज़ सेल का नहीं बना हुआ है वो क्या है, नॉन लिविंग है। इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो किताब है उसमें एक शब्द दिया हुआ है इनएनिमेट,
और जो इनएनिमेट शब्द है ना, इससे हो सकता है क्वेश्चन आए, या इनएनिमेट शब्द दिया हुआ है किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि एनसीईआरटी अपने भाषा में इसको कैसे लिखता है। इसको कहता है कि भाई जब आप अपने आसपास में जब आप देखते हो तो आपको दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हो सकता है आपको लिविंग चीज़ दिखाई दे या फिर आपको नॉन लिविंग चीज़ आपको दिखाई दे। फिर आप बहुत आश्चर्य करोगे, सोचोगे और अपने आप से आप पूछोगे कि भाई क्या किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना देता है, या फिर क्या किसी चीज को इनएनिमेट थिंग बना देता है ना, इनएनिमेट थिंग बना देता है जो कि इसके पास नहीं है और लिविंग थिंग के पास है। एकदम ध्यान सुनना बात को, ठीक है। सिंपली बोला कि क्या है ऐसा चीज जो कि लिविंग को लिविंग बना देता है और नॉन लिविंग थिंग या फिर इनएनिमेट थिंग को नॉन लिविंग बना देता है, इनएनिमेट बना देता है। उसके पास वो चीज नहीं है जो कि लिविंग थिंग के पास है। तो सिंपली इसका मीनिंग हुआ, इतना टफ लैंग्वेज का मीनिंग हुआ कि भाई ध्यान सुनो, एकदम ध्यान से सुनना बात को। कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, चलो इसको जो है ध्यान से सुनना। थिंग्स है, ठीक है। अब इसमें जो है हो सकता है कि ये क्या है, लिविंग हो, या फिर हो सकता है कि वो क्या है, नॉन लिविंग हो, ठीक है। तो इसमें आप इसको ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो कि भाई ये एक लिविंग थिंग है और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो लिविंग थिंग है ना, जो एक लिविंग थिंग है ना, वो बना हुआ है किसका, सेल्स का, ठीक है। मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन ये जो आपका नॉन लिविंग थिंग है, इस नॉन लिविंग थिंग को बोला गया है क्या, इसको बोला गया है इनएनिमेट, ठीक है। इनएनिमेट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कैसा मटेरियल है, ये मटेरियल है नॉन सेल्यूलर, ठीक है, नॉन सेल्यूलर, या फिर डू नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तब ने जाकर के यहाँ पर बोला, क्या बोला, एकदम ध्यान से देखो, क्या बोला, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। इसने बोला कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बना हुआ है किसका, सेल्स का, ठीक है। कोई हो सकता है कि सिंगल सेल का बना हुआ हो, या फिर कोई हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, जैसे कि उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर, है ना, या तो यूनिसेलुलर बोलेंगे जो कि एक सेल का बना हुआ होगा, या तो फिर मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ये सब मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करा दिया है, ठीक है। तो सिंपल है यार, यूनी का मतलब होता है एक, यूनी का मतलब होता है क्या, यूनी का मतलब होता है वन, है ना, और मल्टी का मतलब आपको पता ही है आपको, है ना, मोर देन वन, ठीक है। चलो सिंपल है ये सब, आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आप देखो व्हाट इज सेल, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में यही बात लिखता है, ठीक है। मैं हूँ अनमोल सर का अनमोल रत्न, लेकिन जब माइटोसिस होती है तो हर कोई कहता है तू तो मेरा भी कॉपी है भाई। इसका मीनिंग क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रखे हो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल में कलाकारी कर रहा है मेरा एडिटर, ठीक, चलो आओ। तो सेल में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो सेल में आपको मिलेगा कुछ ऐसा बात, कि भाई सेल जो है क्या है, ये दो तरह का है, ठीक है। ये जो है एक है मान लो कि मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, और दूसरा है मान लो कि यूनी सेल्यूलर, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना बात को। अगर ये सेल मल्टी सेल्यूलर है तो इसका मतलब ये हुआ, सेल नहीं मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर ये मल्टी सेलर है मतलब कि ये जो है ना ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। और ये जो आपका यूनिसेलर है, ये जो है कम डेवलप्ड होगा, ठीक है। ये जो है अंडर
डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ना ऑर्गन सिस्टम्स ये सब नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें ध्यान देना, एकदम ध्यान देना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आपका एनसीईआरटी कहता है कि भाई एक डेवलप्ड वाले ऑर्गेनिज्म में जो जो फंक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक बड़े ऑर्गेनिज्म में, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में जो जो फंक्शंस होता है, जो जो एसेंशियल फंक्शंस होता है, वो सारी चीज़ें एक यूनिसेलुलर वाला सेल भी या फिर यूनिसेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें लिखना इट कैन परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है। ये परफॉर्म कर सकता है ऑल द एसेंशियल फंक्शंस। और दूसरा बात क्या है इसमें, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान सुनना। एक अमीबा, ठीक है, एक अमीबा, ये जो अमीबा है एक लिविंग सेल है और ये एक यूनिसेलर है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग अपना सेल में से कोई एक सेल है ना, अपना बॉडी में से कोई एक सेल को अगर बाहर निकाल दें तो क्या ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिसेलर होता है उनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलर है उसका कोई एक सेल को अगर निकाल दें बाहर में तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, ठीक है। सिंपल मीनिंग हो गया ये। और एक बात और, अब ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप किसी एक सेल का मान लो माइटोकॉन्ड्रिया आप निकाल लिया हाथ पे, ठीक है, तो क्या ये जिंदा रहेगा? अरे फड़फड़ा के मर जाएगा, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा बेचारा, है ना। तो इसमें एनसीईआरटी कहता है क्या, नथिंग कैन सर्वाइव लेस देन द सेल। मतलब एक कंप्लीट सेल से कम अगर कोई है या उससे भी छोटा कोई चीज़ अगर उसके अंदर का है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आया बात? चलो ओके, वेरी गुड। तो ये आपका एनसीईआरटी बोला भाई, है ना। इसको हम लोग कहीं पर स्टार में लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे नथिंग कैन सर्वाइव, नथिंग कैन सर्वाइव लेस देन द सेल, ठीक है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब ध्यान देना इसमें, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका एनसीईआरटी डिलीट कर दिया लेकिन आपको समझना चाहिए, ठीक है। यूनिसेलुलर में जो है सेल डिवीजन पॉसिबल है। एक अमीबा बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन जो कि आपका ऐसा दिखाई देता था, है ना, याद है बाइनरी फिजन। तो एक अमीबा में सेल डिवीजन करना पॉसिबल है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऐसा नहीं कि उसके पास सेक्स ऑर्गन्स है ही, है ना, और वो फर्टिलाइजेशन ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो कि आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कहाँ पर है ये बात, आप अगर आप पढ़ चुके हो, अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए ध्यान देना इसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बात हम लोग इसमें लिखेंगे कि सेल डिवीजन itself a mode of reproduction, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, हम लोग अभी डिस्कवरी की बातें कर रहे थे, तो उसमें आपको इस बात को समझना है कि आपके बुक में ना दो तरह का माइक्रोस्कोप का जिक्र होगा। एक होगा लाइट माइक्रोस्कोप और एक होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप समझो कि जो डिस्कवरी जो शुरुआत में जो हो रहा होगा, जो कि आपका रॉबर्ट हुक है ना, या फिर आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ये सब जो डिस्कवरी हो रहा था ना, उस समय साइंटिस्ट लोग जो है एक तरह का होममेड माइक्रोस्कोप या फिर एक तरह का मतलब अपने से वो लोग माइक्रोस्कोप बनाए जिसका नाम था लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, ये लाइट माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनेल्स जो है वो दिखाई देता था, है ना। तो ऑर्गेनेल्स इन्होंने ढूंढा किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में। लेकिन जो डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर इनको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देता था। तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जाकर के एडवांसमेंट आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 1950s के अप्रॉक्स में, तब जाकर के डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ पाए और समझ पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में भी जिक्र है किया हुआ। तो इसमें जब आप देखोगे डिस्कवरी, ठीक है,
तो डिस्कवरी में आप ये बात लिख सकते हो, आप ये बात लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले जो है ना ये आया क्या, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद जाकर के आया है क्या, उसके बाद जाकर के आया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब आया ये, तो ये आता है आपका लगभग 1950s के अप्रॉक्स में, ठीक है। चलिए तब जाकर के डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग इसका समझ पाते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, है ना, क्या लिख लो, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी स्टडीड, ठीक है। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है ना, और बहुत अच्छे से आया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज सेल, है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि केपेबल होता है किसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा बात क्या, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। हालांकि जब आप हाई लेवल में देखोगे तो ये गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा टेक्निक अभी अवेलेबल है जिसमें कि हम लोग सेल के कुछ पार्टिकल्स को लेकर के, सेल के ऑर्गेनेल्स को लेकर के कल्चर मीडियम में रख करके और उसको उस तरह का कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि वो सर्वाइव कर रहा है। हालांकि अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, आप बहुत गहरा आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कहीं कहीं पे, ठीक है। चलिए, और उससे वो है कि सेल का मतलब आप ही पढ़ना ना, आराम से आप खोजना, अगर आपको मिले तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हेंस सेल इज द, सेल क्या है वो, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओके। अब यहाँ बोला कि भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो फर्स्ट सॉ करते हैं क्या, डिस्क्राइब करते हैं क्या, लिविंग सेल को, और रॉबर्ट ब्राउन जो है वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं किसको, न्यूक्लियस में करते हैं, ठीक है। और फिर बोला कि भाई इन्वेंशन जब हुआ ना माइक्रोस्कोप्स का, ठीक है, और उसका जब इंप्रूवमेंट हुआ तब जाकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी इंप्रूवमेंट हुआ, रिवील हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील किया, क्या रिवील किया, ऑल द स्ट्रक्चर्स और डिटेल ऑफ द सेल। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा थोड़ा फर्क है कि नहीं। अब तक आप लोग बस सेल चैप्टर है, ऑर्गेनेल है, फंक्शन है, ऑर्गेनेल है, फंक्शन है, पढ़ते जाओ, खत्म करते जाओ। अभी देखो और नया नया भी क्या ट्विस्ट आता है, ठीक है। चलो, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। अब है सेल थ्योरी के बारे में, इसमें भी बहुत लोचा है ना सेल थ्योरी के बारे में, कि भाई सेल थ्योरी, शेल्डन श्वान सेल थ्योरी है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्को, है ना। तो समझते हैं कि रियल बात क्या था, है ना, सेल थ्योरी के बारे में, ठीक। इसमें जो है ना दो साइंटिस्ट आए, ठीक है। इसमें आपके दो साइंटिस्ट आते हैं। पहला जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है माथियास शेल्डन, SCHEILDEN, शेल्डन। अब ये जो साइंटिस्ट है ना माथियास शेल्डन, ये शेल्डन जो है आपके थे जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। ये थे कौन, जर्मन बॉटनिस्ट। तो ये अगर बॉटनिस्ट हैं तो ये प्लांट पर ही रिसर्च करेंगे ना भाई, बताओ, है कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है ना। तो ये जो है, जो कि एक तरह के जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया, देखो एक ध्यान सुनो एक बात, सेल थ्योरी शेल्डन श्वान, है ना, लेकिन आपके बुक में अलग अलग करके तो नहीं लिखा, नहीं तो आप समझ जाते। अलग अलग बताया हुआ है कि भाई शेल्डन ने क्या किया, श्वान ने क्या किया, फिर दोनों मिलकर के सेल थ्योरी दिया, फिर उसको मॉडिफाई किया कौन, रुडोल्फ विर्को, क्यों किया, है ना। सारा बात आप में समझना है अच्छे से, क्योंकि हो सकता है असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, फिर छितरा जाओगे फिर वहीं पर, है ना। तो समझना अच्छे से, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिए। तो ये जो आपके शेल्डन थे, जो कि क्या थे, एक तरह के जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो ये प्लांट पे रिसर्च किए, और ये प्लांट्स में ढूंढे कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं ना वो या तो सेल के और या तो अलग अलग टिश्यूज के बने हुए हैं, ठीक है, एकदम सिंपल बात, ठीक है। सिंपल बात था इनका बात था कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे, अच्छा ये कब किए इन्होंने, है ना, ये इन्होंने बताया कब, 1838 में, ठीक है, ये इन्होंने बताया 1838 में। अब उसके बाद जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान, SCHWANN,
ठीक है। अब ये जो आपके थियोडर श्वान भाई साहब थे, ये थियोडर श्वान जो साइंटिस्ट थे ना, ये थे आपके जर्मन, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। कुछ बातों को लिखता हूँ मैं, ठीक है। ब्रिटिश, रुक जा अभी, है ना, अभी सुनो एकदम ध्यान से। जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये जो आपका बात लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है आपके ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। ये आपका बात लिखा हुआ है किसमें? ओल्ड एनसीईआरटी में। और आपको ध्यान से समझना है कि ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो ब्रिटिश लिखा हुआ है ना, ब्रिटिश को करेक्ट किया है, इसको काट दिया, और काटने के बाद इसको बताया क्या? इसको भी बताया जर्मन, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखना भाई, है ना। जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये वाला आपका किस में था? आपका ओल्ड एनसीईआरटी में था। और ये वाला क्या है? आपका न्यू एनसीईआरटी में है। जो लोग, आप लोग 1-2 महीने में अगर आप किताब खरीदे होगे तो आपको ये वाला आपको मिलेगा, लेकिन जो लोग पहले किताब खरीदे हो उनका लिखा होगा यही वाला, है ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इसको ध्यान देना, ये ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी से आपका आंसर की बनेगा, इसको ध्यान देना। तो ये जो है जूलॉजिस्ट थे, और आप सोच नहीं पाओगे कि इन्होंने क्या बोला। अब ये जूलॉजिस्ट थे तो इनका अपना डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के बारे में तो बताया ही, और ये बताते हैं क्या? सुनो, एकदम ध्यान सुनो। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि देखो, एक है क्या? एक है शेल्डन, दूसरा है श्वान। जो शेल्डन है वो क्या है? शेल्डन है बॉटनिस्ट। और जो श्वान है वो क्या है? वो है जूलॉजिस्ट। तो मैं अगर आपको पूछूं कि भाई बताओ, है ना, मैं आपको अगर पूछूं कि बताओ ध्यान देना, प्लांट सेल हैज यूनिक property of presence of cell wall was said by, है ना। मैं अगर पूछूं आपको कि बताओ, प्लांट सेल हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल आपको पता है ना, प्लांट सेल जो होता है उसके बाहर में सेल वॉल होता है, जो कि एक तरह का हार्ड रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है? सेल वॉल है। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, वो हार्ड है, रिजिड है। और एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं है, इस कारण से हम लोग का जो स्किन है वो ऐसा है ना, और प्लांट सेल में ऐसा स्किन नहीं है। अगर ऐसा स्किन होता तो दिन भर ऐसे करके खेलते रहता ना ठीक है, जहाँ उसको छूते रहता। प्लांट सेल ऐसा नहीं, एनिमल सेल ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा भाई बताओ, प्लांट सेल में यूनिक प्रॉपर्टी है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल का, ये बात कौन बोला? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में क्या है? SCHEILDN, शेल्डन। और दूसरा है शॉन, ठीक है। बताओ ये क्या थे? शेल्डन क्या थे? शेल्डन थे बॉटनिस्ट। और ये क्या है? ये है जूलॉजिस्ट। तो आपको क्या लगेगा बताओ? एक मासूम बच्चा को क्या लगेगा? एक मासूम बच्चा लगेगा भाई बॉटनिस्ट है, तभी ना ये प्लांट के बारे में बताया। लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा? आंसर होगा जूलॉजिस्ट। ये सब झोल है, तो इसको ध्यान से बारीकी से समझना है आपको, ठीक है। चलो ओके। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने दो बात बोला, ठीक है। क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो ये पहला बात अपने एनिमल्स के बारे में भी बोलेंगे कि एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल्स जो है बना हुआ है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या फिर सेल मेम्ब्रेन का। और जो प्लांट सेल है उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि सेल वॉल पाया जाता है उसमें। ये दो बात वो बोले, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनो बउआ, एकदम ध्यान सुनो। ये एक सेल है, ठीक है। सेल के बीच में पाया जाता है क्या? इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये साइड साइड में क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब ये जो है ना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान सुनना। हर चीज़ रटने वाला नहीं होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस शब्द है ना लिखा हुआ, न्यूक्लियस शब्द, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है, झारखंड सिटी है ना, मतलब झारखंड में रांची शहर से मैं रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, शूट कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर ना एक मॉल है बहुत बढ़िया सा, ठीक है, उसका नाम है न्यूक्लियस मॉल, ठीक है। तो न्यूक्लियस मॉल के जो मालिक थे वो ऐसा नहीं सोचे, है ना, कि ऐसी मॉल बनाऊंगा, है ना, जिसका नाम बायोलॉजी वाला, सेल के अंदर न्यूक्लियस का मॉल है ना, बायोलॉजी वाला बच्चा आएगा घूमने के लिए, ऐसा नहीं सोचा वो सोचा कि ऐसी मॉल बनाऊंगा, है ना, जो कि पूरे रांची का, है ना, पूरे सिटी का वो सेंटर हो जाए, वो क्या हो जाए? केंद्र हो जाए। समझे बात को? और केंद्र का जो है ना इंग्लिश क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैसे? तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो न्यूक्लियस को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? केंद्रक पढ़ते हैं। केंद्रक मतलब क्या? जो सेंटर में पाया जाता है। समझे बात को? मतलब सेल का जब डिस्कवरी हो रहा था, सेल का जब खोज हो रहा था, तो उस टाइम में क्या हुआ?
हर सेल के बीच बीच में सेंटर सेंटर में गाढ़ा जैसा डेंस जैसा स्ट्रक्चर दिखता था, तो वो केंद्र में पाया जाता है ना, सेंटर में पाया जाता है, केंद्रक हो गया वो, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे उसको। तो मतलब ये जो है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस का मतलब ऐसे ही रख दिया है ना, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, सेंटर में पाया जाने वाला एक डेंस स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म, तो जो साइटो शब्द लिखा हुआ है, ये साइटो शब्द का मतलब क्या होता है, साइटो शब्द जो है खानदानी शब्द है किसका, सेल का, है ना, साइटो। और जो प्लाज्म शब्द लिखा हुआ है, प्लाज्म मतलब क्या हो गया, प्लाज्म मतलब हो गया क्या, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, लिक्विड, मतलब सेल में पाया जाने वाला लिक्विड, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब आप ही बताओ आप ही बताओ कि अगर इसके अंदर में अगर लिक्विड भरा हुआ है, इस तरह से अगर लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या ये जो लिक्विड है ये छलक नहीं जाएगा, बताए, छलक जाएगा, ऐसे लीक कर जाएगा, ऐसे बह जाएगा। तो ये लिक्विड छलक नहीं जाए, ये लिक्विड बह नहीं जाए, इसी कारण से, है ना, ध्यान सुनो, इसी कारण से इसमें कोई मेम्ब्रेन होना चाहिए, इसमें इसमें कोई मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन होना चाहिए। ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस प्लाज्मा को, जो साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा को लीक करने से बचाएगा। तो क्योंकि प्लाज्मा को लीक करने से बचाना है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया बात समझ में। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा को लीक करने से बचाता है। फिर देखो, अरे बाप रे, तो सेल का ही तो लग रहा है ये मेम्ब्रेन, तो इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसको, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। आया बात समझ में, इतना बताओ। तो ये हर चीज़ को रटना नहीं होता, हर चीज़ का मीनिंग होता है, ठीक है। आप पढ़ते हो ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, किसके प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर में, रेटिकुलम के जैसा स्ट्रक्चर है, तो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम है ना, इस तरह से रेटिकुलम के जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो हर चीज़ का मीनिंग है, ठीक है। चलिए आइए समझिए। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये ना एकदम बेसिक वाला चीज़ था, ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्या पता कौन से बच्चे देख रहे हो, मुझे नहीं पता है ना, जो हो सकता है इनका बेसिक्स बिल्कुल वीक हो, है ना। मेरा एक लेक्चर जो है कंप्लीट लेक्चर होता है, जिसमें कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, है ना, मतलब आपको सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग को लगता है कि हाँ बहुत तेज हो, लेक्चर 2x में करके देखो, नाचते नाचते पढ़ाएंगे हम अभी, है ना। चलो आओ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कुछ बात, है ना, कि जो श्वान थे, जो कि जूलॉजिस्ट थे, लेकिन स्टिल उन्होंने ये बात दिया, क्या दिया उन्होंने, कि भाई प्लांट सेल में यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए आइए समझिए अच्छे से। प्लांट सेल्स हैव unique property of presence of cell wall, ठीक है। ये हुआ पहला बात। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कि जो एनिमल सेल है ना, ध्यान देना। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो एनिमल सेल है उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, या फिर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात था वहाँ पर, ठीक। और ये जो कोई भी सेल है, ध्यान देना, कोई भी सेल अगर है तो उसके बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि सारा ही सेल में साइटोप्लाज्मा तो है ही, मतलब साइटोप्लाज्म है ही, उसको लीक करने से बचाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगा ही। अब अगर प्लांट वाला सेल है तो उसके भी बाहर में सबसे आउटर में सेल वॉल होगा, अगर वो प्लांट सेल नहीं तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होता है ना। आप कमेंट करके बताओ कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो। चलो ठीक है, देखो, एनिमल सेल्स कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन इन आउटर रीजन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपका बन गया। अब इसमें ध्यान देना है, बात को एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। ये जो है ना श्वान, अब ये श्वान अपना जो इतना जो ऑब्जर्वेशन किए, श्वान अपने आधार से एक हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हाइपोथेसिस, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो ध्यान दो। ये अपना क्या देते हैं, ये हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस कहते हैं किसको है, एकदम इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो ध्यान दो।
अब इसमें आप समझो एक बात को, ठीक है, कि अगर मान लो कि आप सिर्फ पीसीबी लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और मैं अगर आपको बोलूँ कि ऐसा मान लो कि आपका नीट और आईआईटी दोनों अगर आपका क्रैक हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो आपका तो है ही नहीं मैथ्स, पीसीएमबी अगर तो आप क्रैक कर सकते थे शायद, है ना। और मान लो आपको पता है कि आपसे क्रैक नहीं होने वाला है, नीट के आईआईटी क्या, नीट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन उसको हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, इमेजिन करें, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन से ही ये शब्द आया है हाइपोथेसिस, ठीक है। कोई चीज़ को बताना, है ना, समझाना, ब्रीफिंग देना, उसको बोलते हैं थीसिस, ठीक है। और ये हाइपोथेटिकल इसलिए उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, लेकिन ये ट्रू नहीं है, इसको ध्यान से सुनो, एकदम बारीकी से समझो, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब क्या? हाइपोथेसिस का मतलब खुद से कंक्लूड किया हुआ, खुद से सोचा हुआ कोई चीज़ जो कि दुनिया को बताना है, लेकिन वो लॉ नहीं है, वो रूल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? लॉ या फिर रूल कैसे होगा? जब वो सब कोई मिलकर के उसको प्रूव कर देगा, वो कभी वायलेट नहीं होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रूल या फिर लॉ। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है, जो कि कौन दिया? शॉन दिया, अपने मन से दिया, ठीक है। तो शॉन क्या बोला, इसको ध्यान से देखिए। शॉन ने बोला, है ना, कि भाई ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बस, और कुछ नहीं बोला इसने। इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल are made up of cells and product of cells, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से, शानदार, जानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, समझते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ ना, ये चीज़ देने के बाद सेल थ्योरी आया, ठीक है। और सेल थ्योरी साथ में दिया, किसने दिया? शेल्डन और शॉन ने दिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो, आओ एकदम ध्यान से सुनो। फिर यहां से हम लोग अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। अब ये जो सेल थ्योरी है, ये कौन दिया? तो ये जो सेल थ्योरी है, ये कौन दिया? शेल्डन और शॉन दिया। ठीक है, ठीक चल रहे हैं हम लोग, है ना। चलो आओ, ये सेल थ्योरी कौन दिया? ये सेल थ्योरी देते हैं शेल्डन और शॉन भाई साहब, है ना। Sheldon and Sean together formulated cell theory, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्या समझना है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सेल थ्योरी था, इसमें क्या हुआ सेल थ्योरी में? तो शेल्डन ने अपना अलग काम किया और शॉन ने अपना अलग काम किया, ठीक है। शेल्डन काम करता है कब? 1838 में। शॉन काम करता है कब? 1839 में, ठीक है। 1839 में। जो शेल्डन है वो क्या है? एक जर्मन बॉटनिस्ट है, और वो क्या है? एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। ये बताते हैं भाई, है ना, ये बॉटनिस्ट ये बताते हैं कि सारा जो प्लांट्स है बना हुआ है सेल का और टिश्यूज का बना हुआ है। और ये बताते हैं कि भाई शॉन जो है ना, शॉन ये बताते हैं कि भाई जितना भी प्लांट है उसके पास यूनिक फीचर है सेल वॉल का मौजूदगी। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या है कि सारे एनिमल सेल के पास, है ना, क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, ठीक है। और इसने क्या बोला? इसने, शॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? हाइपोथेसिस दिया कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो बने हुए हैं किसके? सेल्स के। और किसके बने हुए हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, ठीक। इसके बाद फिर आया क्या? सेल थ्योरी आया, जो कि किसने दिया? शेल्डन और शॉन ने दिया, है ना, टुगेदर साथ में फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी। अब हम लोग आगे जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ना। चलो स्लाइड्स ओके आपका। चलो देखो, तो सेल थ्योरी, ठीक है। चलो इसको एकदम ध्यान से समझते हैं। जो सेल थ्योरी था उसमें क्या हुआ, एकदम ध्यान से समझना। जो आपका सेल थ्योरी था उसमें बोला गया, क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो भी एनिमल्स हैं,
ठीक है। एंड जो भी प्लांट्स हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किसके बने हुए हैं? वो बने हुए हैं मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ इसमें, ठीक है। अब उसके बाद जो सेल थ्योरी है ना, ये सेल थ्योरी आपका क्या हुआ? मॉडिफाई हुआ, ठीक है। किसके द्वारा मॉडिफाई हुआ? क्यों मॉडिफाई हुआ? क्या मॉडिफाई हुआ? ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कौन करते हैं? मॉडिफिकेशन, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन लाते हैं वो लाते हैं रुडोल्फ विर्को, ठीक है, रुडोल्फ विर्को, ठीक है, या विरचाओ, जो पढ़ो आप, है ना, रुडोल्फ विर्को, ध्यान देना, ठीक है। मॉडिफिकेशन, इन सेल थ्योरी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। अब सबसे पहला बात कि वाई, ये जो है ना सेल थ्योरी को मॉडिफाई क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ा भाई मॉडिफाई करने का? अच्छा भला चल रहा था सब कुछ, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो क्यों हुआ है ना। तो इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ वो इसलिए हुआ, इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि आप समझो इस बात को कि इन लोगों ने ये बात तो बताया कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये बना हुआ है सेल का और प्रोडक्ट ऑफ सेल का, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बताया कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है ना। ये बना हुआ है सेल का, प्रोडक्ट ऑफ सेल का, लेकिन नया ऑर्गेनिज्म कैसे आया? मतलब इन्होंने सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट, रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया, समझे बात को। तो फिर आना पड़ा किसको? रुडोल्फ विर्को को, है ना। और ये जो है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या कि क्यों जरूरत पड़ा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी का। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ध्यान दो, चलो ध्यान दो। बिकॉज दे did not explain how new cells arised, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना एकदम, है ना। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और अब ये कहते हैं क्या है, ध्यान दो। ये कहते हैं सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अच्छे से, सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब कुछ? चलो अच्छी बात है फिर, है ना। इसका मीनिंग क्या है इसको लिखेंगे हम लोग, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ध्यान देना एकदम। मीन्स क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है सेल्स अराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। चलिए ओके, वेरी गुड। मतलब वो क्या देना चाहते थे? वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन देना चाहते थे, है ना। इसको भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका सेल थ्योरी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये ध्यान रखोगे साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, और ये भी ध्यान रखोगे, है ना। हो गया सब, आगे बढ़ते हैं।
चलिए सेल थ्योरी के बारे में आप देखिए पहले। तो सेल थ्योरी के बारे में देखो, 1838 में माथियास शेल्डन, जो कि एक तरह के जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल्स बना हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से, है ना, और टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, जो कि प्लांट को बनाते हैं। उसी समय जो थियोडर श्वान है ना, कैसा एनसीईआरटी देखो क्या लिखता है, एट द सेम टाइम, है ना, एट अबाउट द सेम टाइम, अबाउट द सेम टाइम, ये क्या 1838 में, क्या 39 में, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तरफ भला हो। चलो इधर, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये, है ना, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, ये भी जर्मन बॉटनिस्ट, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट। ये स्टडी करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी करते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई जो सेल है ना, जो सेल है ना, उसका जो आउटर लेयर है, उसका जो आउटर लेयर है उसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो कंक्लूड करते हैं क्या, कंक्लूड करते हैं अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कि प्लांट का जो टिश्यू है उसमें सेल वॉल का मौजूद होना एक यूनिक कैरेक्टर है। किसका, प्लांट सेल का, है ना, यूनिक कैरेक्टर है कि सेल वॉल उसमें मौजूद है। समझ में आया बात इतना, ठीक है, चलो ओके। और उसके बाद क्या, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, है ना, ये बात लिखा हुआ, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। समझ में आया बात। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे कि हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बनाया हुआ है ना, किसका, सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का, ये बात कौन बताया, तो ये बात बना, हाइपोथेसिस अगर आपका दे दिया तो ये बात बताया कौन, श्वान। सेल थ्योरी साथ में मिलकर के दिया, जिसमें कि वो बात लिखा हुआ था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऐसे थोड़ा सा वर्ड ट्विस्ट करके आपका आंसर बदल जाएगा, इस सब बात को ध्यान रखना, ठीक है, चलो ओके। शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्म्यूलेटेड द सेल थ्योरी। ये थ्योरी हालांकि एक्सप्लेन नहीं करता है कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हुआ। फिर आते हैं कौन, रुडोल्फ विर्को आते हैं, रुडोल्फ विर्को आते हैं, है ना, कब आते हैं रुडोल्फ विर्को, 1855 में आते हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बात, 1855 में नहीं लिखे तो मेंशन करना भाई, है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1855 में, ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ो, ये सब ऐड करना, गड़बड़ाना मत, ठीक है, चलो आओ देखो। वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो सेल है ना वो डिवाइड करता है, न्यू सेल्स बनाता है ना, और फॉर्म करता है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो बनाता है ना, मतलब जो नया सेल है वो किससे बनता है, पुराना सेल से ही बनता है। कैसे, डिवाइड करके बनता है, जिसको क्या बोला गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला गया है ना। और वो हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, किसके द्वारा दिया गया था, शेल्डन श्वान के द्वारा दिया गया था, उसी को मॉडिफाई कर दिया गया, समझे, और फाइनल शेप दिए सेल थ्योरी को। और फिर आज हम लोग समझते हैं क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। ओवरव्यू को हम लोग करेंगे, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग कितना देर का हुआ है। ओह बहुत काफ़ी देर का हो गया है, ठीक है, चलो तो लाइव क्लासेस आपका शुरू हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है वो पीसी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला बढ़िया, जिससे लाइव कर सकूँगा, एडिटिंग हो पाएगा, सब कुछ वो सेटअप हो चुका है, और कैमरा डिस्पैच हो चुका है, वो भी लग जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। फिर आपका लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा, लंबा लंबा लेक्चर आएगा, मैराथन आएगा, रिवीजन सीरीज़ आएगा, और भी बहुत सारा सरप्राइजेज है ना। रुकना नहीं है, काम करते रहना है, ठीक है। चलिए मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है ना। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया है। अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे अब, ठीक है। ये थोड़ा सा बारीक बारीक चीज़ था जो आपको समझना चाहिए था, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से आराम आराम से आपको समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।